नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पार्ट 2 के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जिस बिंदु के साथ उपस्थित हैं वह है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है और फिर निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें वोट का वैल्यू किस प्रकार से निर्धारित होता है। इससे पहले कि हम अपने आज के इस विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम एक भूल सुधार करते हैं। पिछले वीडियो में ऐसा जिक्र किया गया, राष्ट्रपति की योग्यता बताते हुए इस बात का उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद 54 में वर्णित है, परंतु ये गलत था। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल से है। हम यही से आज की कहानी को आरंभ करते हैं। हम जब राष्ट्रपति का वोटर लिस्ट देखेंगे तो राष्ट्रपति का वोटर लिस्ट में कौन कौन सम्मिलित होता है। संसद के दोनों सदन, संसद का जो सदन है लोकसभा, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रतिनिधि सदन के नाम से जानते हैं, इसके निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उच्च सदन जिसे कहते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावे 1974 ईस्वी के बाद संघ शासित क्षेत्र, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसके जो जहां विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंग होते हैं। और बड़ा सा सवाल उठता है, हमारा एक दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है जो NCR क्षेत्र कहलाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या उसके सदस्य वोट डाल पाएंगे, उनके सदस्य को इसमें सम्मिलित किया जाता है या नहीं, चर्चा हम आगे करते रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो शुरुआत नामांकन से होती है। नामांकन की प्रक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए हम आमंत्रित करते हैं जूली को। स्वागत है जूली, बहुत बहुत आपका। और जूली है हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो प्रथम चरण है जी, नामांकन का। जी। किसी भी राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए जो सबसे आवश्यक शर्त है वो है उसकी योग्यता जी। और योग्यता तो रख लिया, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्षों का पूरा कर चुका हो और फिर वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साथ में कोई लाभ के पद पर हो। जी बिल्कुल, योग्यता। और दूसरा है कि उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो होना अनिवार्य है, जो उसकी मांगे हैं। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट और इस तरह जी बिल्कुल। और वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना चाहे तो उनके लिए एक और चीज आवश्यक है कि उनके 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक भी होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए श्रेष्ठ पद पर। भारत के जो सबसे बड़ा पद है, इसमें अपना नाम अगर आप नामांकन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ 15,000 रुपए जमानत की राशि के तौर पे जमा किया जाता है। 15,000 रुपए जमानत की राशि है। जूली, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ये 50 सदस्य कौन होते हैं? समर्थक जो आप बताया, प्रस्तावक बताया, ये 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक कौन होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक के रूप में हम उन्हीं व्यक्ति को सम्मिलित कर सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके सदस्य होते हैं। वोटर लिस्ट है जी बिल्कुल, उसमें जिनका नाम है। जी बिल्कुल। अर्थात लोकसभा से, राज्य के विधानसभा से, राज्यसभा से। जी बिल्कुल, उन्हीं से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी नहीं हो सकते। खास बात है निर्वाचक सूची से। थोड़ा सा और ज्यादा हम आपसे जानना चाहते हैं। एक तो ये आप हमें बताएंगे कि अभी जिक्र किया 50 का, क्या ये प्रक्रिया पहले राष्ट्रपति चुनाव से था या फिर ये बाद में जोड़ा गया? जी बिल्कुल नहीं। जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय बस एक ही शर्त थी कि एक आपके लिए प्रस्तावक चाहिए और एक समर्थक चाहिए, उसके बाद आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करा सकते हैं जी। लेकिन ऐसा होने से मतलब देखा गया कि जिन लोगों का भविष्य मतलब निर्वाचक मंडल में मजबूती नहीं थी, अर्थात उन्हें चुने जाने की संभावना भी नहीं थी, वो लोग भी नामांकन कर देते थे और इस प्रकार से जो है सो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन
है वो थोड़ा जटिल होता है। जी बिल्कुल। और दूसरी परेशानी ये भी होती थी कि कुछ लोग यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गए थे। कहने का अभिप्राय है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर जी बिल्कुल। इन चीजों को कम करने के लिए मतलब समर्थक और प्रस्तावक बढ़ाया गया। जी बिल्कुल। ऐसा का वर्ष कौन सा था? 74 वर्ष 1974। और इसके ये जो 50 की व्यवस्था वो कब से है? ये वर्ष 1997 में किया गया कि 1997 से अब तक जो राष्ट्रपति चुनाव है इसमें 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने अनिवार्य है और साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए जमानत राशि भी देनी होगी। उसी के बाद आपका नामांकन संभव हो सकता है। एक सवाल और है, छोटा सा सवाल ये है, नामांकन करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सारी प्रक्रिया होती है। जी बिल्कुल। नामांकन किसके सामने करते हैं? यानी ये नामांकन जो होता है 50 प्रस्तावक 50 समर्थक के साथ नामांकन के लिए कौन है? तो इसके लिए कोई निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्य तौर से जो नियुक्त किए जाते हैं उनके समक्ष आपका ये अनिवार्य है कि आप उन्हीं के समक्ष नामांकन जी। और मैं इस संदर्भ में स्पष्ट कर दूं कि इस बार जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए जो जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है पीसी मोदी साहब इसके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जूली। और अगर आप हमारे साथ कुछ और जानकारी है या फिर आपकी जानकारी आपने पूरी तरह से जी इतना ही जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जूली थी हमारे साथ और अब हम जूली से फुर्सत पाते हैं और जूली हमारे बीच में थी जो नामांकन की प्रक्रिया के साथ थी, बता रही थी कि 50 प्रस्तावक 50 समर्थक और 15,000 रुपया लीजिए राष्ट्रपति के लिए नामांकन कीजिए। राष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब हम चलते हैं वोटिंग की प्रक्रिया क्या है और कैसे मतदान की जो प्रक्रिया है किस पद्धति के तहत मतदान होते हैं, इसे जानने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सौरभ राज को। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ राज आपका। सौरभ राज हमारे बीच में है जो बताने की जा रहे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सौरभ जी, जब भारत में हम निर्वाचन की बात करते हैं तो दो तरह के चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव और एक अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थोड़ा सा स्पष्ट करते चलिए, प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें वोटर जो है डायरेक्ट जिनको वोट देते हैं उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। यानी अगर कहने का अभिप्राय कि आपका वोट का लाभ सीधे पहुंच जाता जी, सीधे उपभोक्ता को। जी जी। और अप्रत्यक्ष वोट वो होता है जिसमें लाभ तो पहुंचता है, वो जनता के पास पहुंचता है लेकिन वोट वो नहीं देते हैं। यानी जनता सीधे वोट न देकर जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जब वोट देते हैं और उनका वोट का जब वैल्यू जब निर्धारित होता है तो जनता उसमें सम्मिलित हो जाती है। ये हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। जी, तो ये जो चुनाव है राष्ट्रपति का वो किसके अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आता है। भारत में 4 पद ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं। 4 पद ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति जी देते चले। एक तो प्रेसिडेंट का हो गया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है राज्यसभा के सदस्य और चौथा है विधान परिषद के सदस्य। ध्यान में रखना है, सौरभ बता रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य और इसके अलावे राज्य विधान परिषद, जहाँ जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के जो परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। और जब इनमें वोटिंग होती है तो इनमें ना फर्स्ट पास का सिस्टम नहीं होता है, जो इनके पास ज्यादा आ गया तो ये चुनित हो गए, निर्वाचित हो गए। इनमें जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है जिसे हम लोग एकल अनुपातिक संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। जी, एकल अनुपातिक, जब सिंगल मेंबर कॉन्स्पिरेसी रहती है जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 2 पद ऐसे हैं जिसमें सिंगल मेंबर है, और 2 ऐसे हैं राज्यसभा के सदस्य जिसमें 1 से ज्यादा मेंबर रहते हैं। जी हाँ, समझ रहे हैं। यानी राज्यसभा की चूंकि अब राज्यसभा 238 वाली है तो उसके लिए 250 है लेकिन 12 मनोनीत होते हैं और 238 इलेक्टेड होते हैं तो उसमें ज्यादा सदस्य, फिर विधान परिषद में ज्यादा सदस्य होते हैं। लेकिन जो सिंगल, जैसे कि राष्ट्रपति का पद एकल पद है, उपराष्ट्रपति का पद एकल पद है, तो इसमें जो आता है वो आपका अनुपातिक पद्धति। जी। और ये एकल और स्थानांतरीय है, यानी कि एक मत है और इसको दूसरे को दिया जा सकता है। मतलब ये इसका कोई भी वोट जो है वेस्ट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 प्रतिनिधि हिस्सा लिए हैं, 4 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आए हैं और उनको जो मिला वोट है कुछ वोट है, लेकिन जीतने के लिए जो है 50% वोट
और 1 वोट, 50% और उससे एक ज्यादा। जी जी, यानी 50% से ठीक ज्यादा। जी, जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 हिस्सा लिए और 50% किसी को नहीं पूरा, 50% पूरे हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब अगले बात में जाइए ही नहीं, अगले चरण में कोई जरूरत ही नहीं। और अगर नहीं होते हैं, प्राथमिकता के आधार पर इनका निर्णय नहीं हो पाता है, तब जो है जिनका कम आता है, चारों में जिनका कम आता है, उनका जो वोट है उनका सेकंड वोट देखा जाता है जी। और उनका सेकंड वोट में जो अब ABC बचे हुए, मान लीजिए D का कम आया तो ABC जो बचे उनके वोट में ऐड किया जाए, अर्थात जो सबसे कम जिसको लाए उसको अभी से लाए जी। फिर भी अगर न हो पाया तो फिर जो उससे कम आया उसको लाया जाए, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक 50% प्लस 1 मिनट। वाह, ये है हमारा एकल आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। मैं एक मिनट सौरभ, मैं एक बात आपको बताते चलूं, हमारे यहाँ जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है EVM से नहीं होता जी, बैलेट पेपर से होता है। और बैलेट पेपर पे आपको जो बैलेट पेपर मिलते हैं वो 2 कलर के मिलते हैं, हरे रंग के पेपर, गुलाबी रंग के पेपर। हरा रंग का पेपर यानी हरा रंग का मतपत्र होता है, उन्हें दिया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं। ध्यान में रखना है, हरा रंग का पत्र संसद यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को, और गुलाबी रंग का पत्र राज्य विधानसभा के सदस्य को। खास बात इसमें यह है कि आपको उसमें अपनी पसंद, जैसा कि सौरभ जिक्र कर रहे थे, आपको 1-2 डिजिट लिखने होते हैं। यानी पहली पसंद कौन है उसके लिए 1 लिखिए, दूसरी पसंद कौन है इसके लिए 2 लिखिए, तीसरी पसंद कौन है इसके लिए 3 लिखिए। तो ये जो पसंद में आपको जो 1-2 लिखना है वो आपको अपने कलम से नहीं लिखना है, जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपको कलम दिया जाता है, और उसी कलम से हरे मतपत्र पर और गुलाबी मतपत्र पर आप लिखेंगे। अगर आपने अपने पेन का इस्तेमाल किया है तो मत अवैध माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और अब ये थे सौरभ जिनके साथ हम थे, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है इसका जिक्र कर रहे थे सौरभ, और इन्होंने बताया कि अप्रत्यक्ष पद्धति है, 4 पदों के लिए ऐसा भारत में होता है, और अप्रत्यक्ष होने के साथ साथ जो प्रक्रिया है वो एकल अनुपातिक संक्रमणीय पद्धति की है। अब थोड़ा सा वक्त आया है जब हम ये जानेंगे कि वोट का वैल्यू क्या होता है, कैसे कैसे निर्धारित होता है। अप्रत्यक्ष पद्धति है तो लोकसभा के सदस्य वोट देंगे, क्या उनका वैल्यू और राज्य विधानसभा के वोट के वैल्यू बराबर होंगे? ऐसा नहीं है। वोट वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से ये वोट का वैल्यू निर्धारित करके ये सुनिश्चित होता है कि कौन विजेता बने हैं, इसको जानने के लिए, इसे समझने के लिए हम अब आमंत्रित करते हैं अपने बीच में तीसरे विश्लेषक के रूप में कुमारी पूजा को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि निर्वाचक मंडल में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनके वोटों का वोट वैल्यू, मत मूल्य कैसे निर्धारित होता है। जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के तहत होता है जी। और जैसे कि इसमें अभी सर बता रहे थे कि दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें वोट कर सकते हैं, और कौन है जो इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें वोटिंग नहीं कर, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें अपना वोट इसमें नहीं डाल सकते हैं। इसका कारण भी है कि आप राष्ट्रपति के मनोनीत हैं जी, और यदि राष्ट्रपति ही दूसरी बार अगर कैंडिडेट बने हैं तो उनकी कृपा पात्र है, तो हो सकता है कि आप सोचेगा कि उनके कृपा पात्र हम हैं तो उनको ही वोट दे दे। इस तरीके से पूर्णतः ईमानदारी से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसलिए ये सोचा गया कि जो मनोनीत हैं उनको ये अधिकार
नहीं दिया गया। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं वोट वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है, मैं उससे पहले मैं कुछ जो इससे ज़रूरी जो तथ्य हैं मैं उन तथ्यों को आपके बीच रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अब तक जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, जैसे कि उनमें हम प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतलब उनके साथ एक विशेष ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा है जो कि सबसे पहले वोट जिन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया है वो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनका जो परसेंटेज वोट जो है वो है 98.99%। सबसे अधिक वोट परसेंटेज इलेक्शन हो और तब प्राप्त करने की बात है तो राजेंद्र प्रसाद जी। और दूसरे एक और जानकारी मैं साझा करना चाहती हूँ आपसे कि नीलम संजय रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए, अनअपोज्ड, जिनको कि कोई भी इनमें मतलब निर्विरोध वो जीते। मैं इसमें थोड़ा सा और आपको जोड़ दूं कि दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। जी सर, ये एक अनोखा कीर्तिमान उनके साथ है कि पहली बार हारे और दूसरी बार कोई अपोज में हारा ही नहीं हुआ। तो यहाँ दोनों चीजें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होते, परंतु निर्वाचन जब होता है तो सबसे ज्यादा वोट से 99.8% वोट लाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे अब रही बात वोट वैल्यू की, तो हम बता दें कि राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का जो वोट वैल्यू होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के वोट का जो वैल्यू। जी हाँ, बोलिए। राज्य की कुल जनसंख्या को राज्यसभा के जो निर्वाचित जो कुल सदस्य हैं उसे 1000 से भाग दे दिया जाता है, तो एक सदस्य का जो है वो वोट वैल्यू निकलता है हमारा। यानी राज्य की विधानसभा का एक सदस्य का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दीजिए और फिर उसमें भी 1000 जो भागफल आए उसमें 1000 से भाग दीजिए। नहीं, अगर दिक्कत हो तो गुना 1/1000। यानी भाग देने में परेशानी हो तो गुना ही कर ले 1/1000 से। जी, ये था राज्य विधानसभा के सदस्यों का। अब हमारा संसद के सदस्यों का जो वोट वैल्यू होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है कुल राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य का जो वोट वैल्यू होता है बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग होता है। यानी ध्यान में रखना है सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल वोट वैल्यू में, पहले तो आप वहां ध्यान में रख लें राज्य की जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों से भाग देकर, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग देकर भागफल में 1000 से भाग देकर के प्राप्त हुआ विधायक का वोट। और अब संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे, तो कुल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों के योग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग से भाग दे देते हैं और इस प्रकार से उनका वोट हमारा ये दोनों का मत मूल्य निर्धारित हो जाता है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि इससे पिछले वर्ष था कि मतलब जो मतलब बोलते हैं ना 708 जो राष्ट्रपति के चुनाव का सांसदों का जो वोट वैल्यू था इस बार मतलब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कम होगा। उसके कम होने के पीछे कारण है जैसे कि जो जम्मू कश्मीर जो अभी जो हमारा जो जहाँ अभी विधान और अभी भंग हो गया है, तो उसमें जैसे कि पहले उसमें 83 उसमें सीटें थी, अब जो कि अब वो 83 सीटें जो होगी अब उसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, जिससे कि होगा जो वोट वैल्यू में इस बार जो होगी विधायकों की वो कमी होगी। जी, तो कुल इस बार का जो वोट वैल्यू लगभग कितना है? इस बार का कुल वोट वैल्यू है आपका 700, पहले 708 था। राष्ट्रपति के चुनाव में इस बार जो वोट हैं राज्यों के विधायक के वोट कितने होंगे और सांसदों के कैसे होंगे, इसकी जानकारी थोड़ा सा मैं आपको दूं। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे। इस बार 4809 सदस्य हैं। इसमें राज्यसभा के 233 होंगे, लोकसभा के 543 होंगे और राज्यों के विधानसभा के 4033। एक बार फिर से 233 आएंगे राज्यसभा से, 543 आएंगे लोकसभा से, 4033 सदस्य होंगे राज्य विधानसभा से और राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट की एक वैल्यू होती है जिसका जिक्र हमने किया कि वो वोट वैल्यू कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इस बार जब हम वोट होगा
तो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा सांसद का वोट कम होगा, जो पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसके, और वोट की कीमत एक सांसद सदस्य की होगी लगभग 700, लगभग 700 नहीं, एग्जैक्ट 700 वोट होंगे। और इस प्रकार से हम विधायकों का जहाँ तक है तो हमने जिक्र किया, ये प्रक्रिया होगी 18 जुलाई को जब मत दिए जाएंगे, उसके बाद 21 जुलाई को जब मतगणना किए जाएंगे तो मत वैल्यू किस इस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में जो ही राष्ट्रपति चुनाव से और राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें और कार्य हैं, अधिकार हैं, शक्ति है, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।